लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मुझे पढ़ना है रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। हेडिंग कर लो रिलेशन, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है ना। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयरों का समुच्चय, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिनका पहला एलिमेंट समुच्चय ए से लिया जा रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया जा रहा है, ऐसा ही तो है। अगर मैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट उठा लूं तो वो क्या कहलाएगा, ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन। यानी दो समुच्चयों ए व बी के कार्तीय गुणनफल का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में परिभाषित एक संबंध कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर। तो आपको एक बात समझ में आई है कि संबंध होने के लिए आवश्यक है कि वो जो समुच्चय रहे वह दिए गए समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय रहे, ठीक है ना। इसको मैं एक बात दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए इसमें एलिमेंट है कितने, m, इसमें कितने एलिमेंट हैं, n। भाई अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट हैं, तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो कहे सर जी उसमें जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, m इंटू n। क्लियर है ना। इसमें m इंटू n एलिमेंट होंगे। अच्छा अगर इसमें m इंटू n एलिमेंट हैं तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो कहे सर अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो अगर इस समुच्चय में mn एलिमेंट हैं तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर mn। यानी इसके कुल 2 की पावर mn उपसमुच्चय हैं, ठीक है ना। यानी जितने उपसमुच्चय उतने रिलेशन। यानी ए से बी में कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, 2 की पावर mn। यानी यहां से एक बात लिखना कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या जो होगी, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या वो कितनी होगी, 2 की पावर mn हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताइए, ठीक है, ये बातें हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। वो बात क्या है कि भाई फाई जो है, फाई ये तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो क्लियर है अगर यह हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो यह उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का भी। भाई ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है ना। अगर यह एक सेट है तो नल सेट इसका सबसेट होगा। अगर नल सेट इसका सबसेट होगा तो नल सेट को ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन कहा जाएगा। क्यों, रिलेशन के लिए आवश्यक शर्त यही है कि यह उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट रहे और नल सेट इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, इसलिए यह ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन कहा जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस रिलेशन को कुछ स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा और इसे बोलते हैं वाइड रिलेशन, ठीक है ना। वाइड रिलेशन या इसी को हम बोलते हैं एम्पटी रिलेशन। एक बात याद रखें, अक्सर आपको जितने सवाल डील करने, जितने क्वेश्चन डील करने हैं उसमें वाइड रिलेशन नहीं देता है। वाइड रिलेशन कहीं कहीं आपकी जानकारी चेक करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी है कि नहीं है, इस टर्म को पूछता है। नहीं तो जनरल क्वेश्चन में वाइड रिलेशन नहीं देता है। अब आप कहोगे क्यों नहीं देता है, क्योंकि अगर वाइड रिलेशन दे दिया इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब भाई जब एलिमेंट ही नहीं है तो डील करने की बात क्या होगी, हमें तो कुछ डील करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। डील वहां करेंगे जहां कोई एलिमेंट होंगे, जहां एलिमेंट ही नहीं है वहां कौन से डील करेंगे। कोई बड़ा प्यारा सा ऑफिसर, ठीक है, एक ऐसे क्षेत्र में जाए जहां कोई गड़बड़ हो है ही नहीं, फिर तो डील क्या करेगा, है ना। ऐसे समझो आप। दूसरा टर्म हुआ क्या कि
प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है, ये भी मुझे पता है। यानी ए क्रॉस बी जो होगा यह भी उपसमुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो जब आप ए क्रॉस बी को लेंगे, ठीक है, तो यह अपने आप का उपसमुच्चय है, यानी यह भी ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन होगा। फाई जैसे रिलेशन था वैसे ए क्रॉस बी भी ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन होगा, जैसा कि ए क्रॉस बी का यह एक उपसमुच्चय है। तो इस रिलेशन का नाम क्या दिया जाएगा, तो इस रिलेशन का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। एक बात याद रखना कि भाई अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी का सबसे बड़ा सबसेट क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उपसमुच्चय क्या हो सकता है, तो भाई बड़ा से बड़ा कहने का मतलब वही होगा जब सारे एलिमेंट ले लो तो सबसे बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, सबसे छोटा क्या होगा, जब कोई एलिमेंट ना लो। इसको मैं ऐसे नहीं समझा रहा हूं, बस एग्जांपल दे रहा हूं। एक समुच्चय है आपका, ए की वैल्यू है 1 2 3, किसी ने कहा इसका सबसे छोटा उपसमुच्चय। सर छोटा उपसमुच्चय करने के लिए आप क्या ले लीजिए, 5, कोई एलिमेंट लो ही ना, तो ये सबसे छोटा उपसमुच्चय होगा। अच्छा, किसी ने कहा इसका सबसे बड़ा उपसमुच्चय, तो सबसे बड़ा उपसमुच्चय कहने का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट ले लिए जाएं। सर इससे भी बड़ा मैं डिफाइन करूंगा, अरे भाई इससे बड़ा अगर डिफाइन करोगे तो कोई नया एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नया एलिमेंट ऐड करोगे तो क्या यह इसका सबसेट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ऐसा ही तो है। इसका मतलब ये है कि ए जो है सबसे छोटा सबसेट है, और खुद एस, ध्यान से देखो, एस इज नथिंग बट ए, यस खुद जो ए है वो सबसे बड़ा सबसेट है, यानी यह रिलेशन जो होगा ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा, और जो ये रिलेशन होगा ये सबसे छोटा रिलेशन होगा, और इनके बीच के नॉर्मल रिलेशन होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके काम की बात थी। अच्छा अब आप सुनो, इसी बात को अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, आप नोट करें ना वीडियो बंद करके, ठीक है ना। अब देखिए मैं कह रहा था कि एक समुच्चय है आपका ए, एक समुच्चय है बी। बाबू देखिए वही समुच्चय है आपका जो मैं आपके मछली ब्रैकेट में लिख रहा था, परंतु ऐसे लिख रहा हूं आपको बताने के लिए। तो ये है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और जो इसमें एलिमेंट है इसमें ए और बी दो एलिमेंट हैं, ठीक है। अब क्लियर है, आप मुझे ए क्रॉस बी बता सकते हो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, सर बड़ा आसान है, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट कहां से बिलोंग करे, बी से। देखो क्या होगा, 1 कामा ए, 2 कामा ए और 3 कामा ए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम अब सर बी आएगा सबके साथ, 1 कामा बी, 2 कामा बी और 3 कामा बी, ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं एक सेट लिख रहा हूं आर, अब आर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ऐसा दिया आप क्वेश्चन में, आर को दिया है उसने 3 कामा ए, 2 कामा बी और 1 कामा बी, ठीक है ना, ये आपको दिया है ऐसे। अब सुनो एक बात, हुआ क्या, कहा है क्या आर ए से बी में डिफाइंड एक संबंध है, आपको बताना है क्या आर संबंध है। तो भाई संबंध होने के लिए भाई ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, संबंध हो सकता है। अब चेक क्या करना है, कौन सी कंडीशन ऐसी है जिनको अगर वह सेटिस्फाई कर दे तो ए से बी में डिफाइंड रिलेशन कहां से आएगा, तो वो कंडीशन ये है कि भाई इस सेट को ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है। तो गौर से देखो क्या आर इसका सबसेट है, सोच लो, 3 कामा ए इससे बिलोंग करता, 2 कामा बी इससे बिलोंग करता, 1 कामा बी इससे बिलोंग करता, यानी इस समुच्चय के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। अतः मैं लिख सकता हूं आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। और अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो इंप्लाइज मेरा आंसर होगा क्या, आर ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन के लिए आवश्यक क्या होता है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, जो कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब एक बात सुनो, इस रिलेशन को मैप कैसे करें, ध्यान दें, रिलेशन का एक दूसरा नाम मैपिंग भी होता है, इसको मैप कैसे करें और देखते हैं मैप, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं तब तक।
देखिए ये सेट आपका ए है, पिछला एग्जांपल ही है बाबू, ये आपका बी है, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, इसमें एलिमेंट आ रहा है 1 कामा बी। आपका रिलेशन जो दिया है वो दिया है आपका 2 कामा ए और 1 कामा ए, 1 कामा बी और 3 कामा बी, शायद यही था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। अब किसी ने कहा कि इसकी मैपिंग करो, क्या करो, इसकी मैपिंग। हाँ जी, मैपिंग का मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी में इसको प्रतिचित्रण बोलते हैं, प्रतिचित्रण। बात समझी, हुआ क्या कि भाई ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, इसकी करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है ना, तो पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से तीर की सहायता से मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, मैपिंग। यानी किसी संबंध के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से तीरों की सहायता से मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका रिलेशन। यह ए से बी में डिफाइंड एक रिलेशन है। तो बताइए 1 जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, सर 1 जो है रिलेटेड है बी से, भाई 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में कौन आया है, बी, तो 1 रिलेटेड है बी से। अब ये कैसे रिलेटेड है भाई, एक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, बट कौन सा रिश्तेदार हूं, तो उसके लिए कोई टर्म आएगा ना, तो मैंने मान लिया वो रिलेशन कौन सा है, आर। एक बात आपको बताएं यार, अभी तो हमने कभी सुना ही नहीं है आर कौन सा रिश्ता होता है, ठीक है, नहीं नहीं ये अभी ऐसा ही है, ठीक है। अब आर को आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हमारे मामा है, ठीक है, ये हमारे नाना हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये लॉग है, ये साइन है, ठीक है। यहाँ के रिश्ते ना थोड़े से अलग हैं, सुनो, इसे बोलते हैं मैपिंग। 1 किसका रिश्तेदार है, सर 1 ए का नहीं, मैंने गलती कर दी है, 1 जो है वी का रिश्तेदार है, ठीक है ना। 2, सर 2 तो ए से मैच कर रहा है, करवा दो मैच, 3 बी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, किसी रिलेशन में उपस्थित सभी ऑर्डर्ड पेयरों के पहले एलिमेंट का जो सेट होता है, किसी रिलेशन में उपस्थित ऑर्डर्ड पेयरों के पहले एलिमेंट का जो सेट होता है उसे क्या बोलता हूं मैं, डोमेन। उसका नाम क्या होता है, डोमेन। और दूसरे एलिमेंट का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। एक फालतू सा सवाल दिमाग में पैदा हुआ कि सर यहाँ तो ए कामा बी है, यानी अगर मैं सेकंड एलिमेंट का सेट बनाऊंगा तो वो होगा ए कामा बी, बट याद है ना वो बच्चों वाली बात, क्या, इन ऑर्डर टू राइट द सेट बी कांट यूज द रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। वही तो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, फिर एक बी से आपको जाना पड़ेगा, सेट क्या बनेगा मेरा, ए कामा बी, ठीक है। तो ये आपके काम की बात थी, ये आपने मैपिंग सीख ली, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है ये बात भी आपको पता चल गया। इसमें एक बड़ी छोटी सी बात होती है, पैरिसी रेंज, ठीक है, आगे बताऊंगा, ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद रीडिंग कर लो आप, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसा करें, ठीक है, एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है, ये आपका आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, और ये क्या है आपका डीयू है। अभी जो मैं आपको रिलेशन पढ़ा रहा था वो समझ लो ऐसे, आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं वो डीयू के स्टूडेंट के फ्रेंड हैं। मैपिंग का मतलब क्या है, सर मैपिंग का यही मतलब है कि आईआईटी दिल्ली का कोई एक पार्टिकुलर लड़का जिसका नाम रहीम है वो डीयू के किसी दूसरे लड़के जिसका नाम कृष्णा है उसका फ्रेंड होगा, ऐसा ही तो है। फिर नेक्स्ट एक लड़का और है जिसका नाम नीरज है, आईआईटी दिल्ली से, ठीक है ना, और ये डीयू में एक लड़का है पवन, उसका फ्रेंड है, ठीक है। अब अगर आप बनाएं
इस रिलेशन को लिखना चाहें तो इनके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे सर? रिलेशन डिफाइंड कैसे है? आईआईटी दिल्ली के बच्चे डीयू के बच्चों के फ्रेंड हैं, यानी पहला जो एलिमेंट होगा, यानी रिलेशन आईआईटी दिल्ली से डीयू में है तो पहला एलिमेंट आईआईटी दिल्ली से आएगा, दूसरा एलिमेंट डीयू से आएगा, तो ये होगा आर कामा के पहला। दूसरा सर एन किसका फ्रेंड है? पी का, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे ये आपका एक रिलेशन हो गया, ये आपकी मैपिंग हो गई। अगर मैं डोमेन कहूं, डोमेन तो क्या है सर? डोमेन का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट का सेट जो पहले में आ रहे हैं, तो पहले में कौन लोग आएंगे? आईआईटी दिल्ली के बच्चे, तो डोमेन हो जाएगा आपका सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली। और कोडोमेन क्या होगा सर? जिससे फ्रेंडशिप है, किससे फ्रेंडशिप है? डीयू वालों से, तो डीयू के बच्चों का सेट क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका कोडोमेन, ठीक है? तो ये आपके नॉर्मल काम की बात थी। अच्छा अब एक बात, ये जो बाइनरी रिलेशन है वो क्या कहता है कि डीयू के बच्चों के ही फ्रेंड हो। एक ऐसा रिलेशन जो एक समुच्चय से उसी समुच्चय में डिफाइन हो, उसे मैं क्या बोलूंगा सर? ये बाइनरी रिलेशन है, माने एक ही समुच्चय पर परिभाषित संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है, ठीक है? इसको डिफाइन करता हूं मैं, अच्छे से लिख लो आप। तो इसको नोट कैसे करें भैया, लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ लिखने का टर्म क्या होगा कि आर एक रिलेशन है जो समुच्चय ए से कहां डिफाइंड है? ए में। अच्छा सुनो, ये था कि अगर आर एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइंड है तो आप यहां से कंक्लूजन निकालते थे कि सर जी क्लियर है आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, है ना? अब यहां से क्या निष्कर्ष निकालोगे सर? यहां से मेरा निष्कर्ष निकलेगा कि आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। हाँ भाई, ए क्रॉस ए भी तो फाइंड करना पॉसिबल है भाई। पहला जो होगा डीयू के बच्चे डीयू के बच्चों की फ्रेंड है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? होता तो है। अब भाई कहीं अकेले कोने में एक ही कॉलेज है, क्या उस कॉलेज में फ्रेंडशिप नहीं होगी? सारी फ्रेंडशिप होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है? चलो सुनो, ये जो संबंध आर है यह ए से ए में ही परिभाषित है ना? यानी कभी कभार तो प्रश्न वाला खोलकर कहता है ए से ए में परिभाषित संबंध, और जब ये कह दिया तब तो बात क्लियर है, आप समझ ही सकते हो। परंतु कभी कभार ये बातें ओपन नहीं करता है और शॉर्टकट में आपको बताता है क्या? ए पर परिभाषित संबंध, ए पर परिभाषित संबंध। याद रखना, जब कभी आपको ये कहे कि ए पर परिभाषित संबंध तो इस तथ्य का मतलब है समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित संबंध, ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल दिख रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है कि नेचुरल नंबर के समुच्चय में, नेचुरल नंबर के समुच्चय में संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसे है कि आर बराबर, भाई अब आर है क्या सर जी? ऑर्डर्ड पेयरों का सेट है, तो कहेंगे आर बराबर वह सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट कि ऑर्डर्ड पेयरों का जो योग रहे ये छोटा रहे या बराबर रहे किसके? 5 के। आपका टर्म है कि ऑर्डर्ड पेयरों का योग छोटा रहे या बराबर रहे 5 के, ठीक है? आओ देखते हैं। तो हुआ क्या मेरा, हाँ, नेचुरल के समुच्चय में संबंध आर इस प्रकार है, इसका मतलब नेचुरल से नेचुरल पर ही डिफाइंड होगा, तो पहला सेट भी होगा नेचुरल, दूसरा सेट भी होगा नेचुरल। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें वह सभी भाई इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 1 के साथ सारे एलिमेंट आएंगे, 2 के साथ सारे, ऐसे तो होगा इस रिलेशन में। तो वो जो समुच्चय होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ना वो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, क्योंकि
एक के साथ 1,1 1,2 1,3 1,4 डॉट 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 बहुत सारा, फिर 2, ऐसे स्टार्ट होगा ना। खैर मुझे उनको देखना नहीं है, मुझे तो उन्हें फॉलो करना जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है मेरा, x प्लस वाई की वैल्यू या तो छोटी दे या बराबर है 5 के। अगर आप 1 लोगे तो 1 के साथ कौन आएगा, 4। 1 और 4 5 हो रहा है ना, चल जाएगा। सर छोटा भी है तो छोटा के लिए 3 भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा और 1 भी चल जाएगा। यानी मेरे पास r के अंदर आ जाएगा क्या, 1,1 आ रहा है, 1,2 क्यों आ रहा है, 1 2 कितना होता है 3, 3 छोटा ना 5 से, चल जाएगा काम। आगे 1,3 1,4 1,5 भी ले लें। अगर 1,5 लोगे तो उनका सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 तो बड़ा हो गया, मुझे बड़ा नहीं लेना है। अच्छा 2 के साथ क्या आएगा, तो 2 1 3 2 2 4 2 3 5, यानी 2 1 आएगा, 2 2 आएगा और 2 3 आएगा। 2,4 भी ले लें, नहीं उनका सम कितना हो जाएगा 6, 6 ज्यादा है 5 से काम नहीं चलेगा। 3 ले लो, 3 के साथ क्या आएगा, 3 1 आएगा और 3 2 आएगा। 4 ले लो, शायद क्या आएगा 4 1 आएगा। 5 ले लो, 5 के साथ क्या आएगा, 5 और 0, 0 थोड़ी होता है नेचुरल नंबर में, ऐसा ही तो है। तो ये हो गया आपका क्या, रिलेशन। पक्की बात। इस प्रकार आपका जो रिलेशन था वो नियम रूप में लिखा था, ठीक है, तालिका में से लिखा था, उसको आपने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपके काम की बात। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंधों के प्रकार, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, यह देखो द्विआधारी संबंध कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये रिलेशन नहीं लिखूंगा, बाबर को मैं लिखने, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला होगा आपका एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। इसके बाद लास्ट होगा आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं हिंदी में स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक होता है सममित संबंध, ट्रांजिटिव होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, और एंटी सिमेट्रिक होता है प्रतिशमित संबंध, प्रतिशमित संबंध, और आइडेंटिटी होता है, कौन सा लिखने इसको, तत्समक संबंध, ठीक है ना। आइडेंटिटी होता है आपका तत्समक संबंध। इनको एक एक करके पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान बातें हैं। तो कोई भी संबंध रिफ्लेक्सिव तब कहा जाता है जब, डिफाइन कर रहा हूं आपको मैं, ठीक है, एक दो मिटा दे रहा हूं तब तक। क्या है कि ए पर परिभाषित संबंध R, ए पर परिभाषित संबंध R, ठीक है। एक बड़ा प्यारा वर्ड अच्छा यूज करूंगा आपको बताने के लिए, बड़ा मजा आएगा उसमें। अब देखिए इन संबंधों के प्रकार तो हमने जान लिए हैं, अब ये होते क्या है इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ए पर परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध, ठीक है, R, पहली बात रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब A, A
बिलोंग करे रिलेशन से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। यानी कोई भी रिलेशन जो ए पर परिभाषित है उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा जब ए कामा ए, पहला एलिमेंट भी वही दूसरा एलिमेंट भी वही, बिलोंग करे रिलेशन से, जबकि ये वैल्यू कहां से बिलोंग करनी चाहिए, सेट से, ठीक है ना। मुझे चला पता कि ए पर परिभाषित संबंध आर रिफ्लेक्सिव होगा जब ए के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक मान ए से बिलोंग करे, उसके लिए ए कामा ए रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या है आपका कि एक सेट है मेरा ए बराबर 1 कामा 2, रिलेशन दे रहा हूं मैं, रिलेशन है 1 कामा 2, 1 कामा 1, 2 कामा 2। तो अगर आप यहां से 1 उठाएं तो 1 कामा 1 रिलेशन में है, बिल्कुल। 2 उठाएं, 2 कामा 2 रिलेशन में है, हाँ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रैंडम एलिमेंट यहां से ए उठाओगे तो ए कामा ए जो है वो रिलेशन में होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहां, कैपिटल ए। इसलिए इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, सर ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा देखिए, रिफ्लेक्सिव के बाद की बात होती है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के बाद की मेरी बात है वो क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होगा, कोई भी रिलेशन बाबू सिमेट्रिक कहा जाएगा, ठीक है, जब ए कामा बी, इफ ए कामा बी रिलेशन से बिलोंग करे तो बी कामा ए भी अगर रिलेशन से बिलोंग करे तो मैं कहूंगा कि वह रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इसको आप ब्रैकेट ना लगाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो ऑड पेयर है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब कहा जाएगा यदि ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, बशर्ते ध्यान देना इसमें पहले देखना ए कामा बी है, अगर है तो उसका उल्टा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी एलिमेंट उठा लो आप उसका उल्टा होना ही चाहिए, ऐसा आवाज नहीं। अब सुनिए, एक सेट है मेरा, यही सेट है, यही वाला, ठीक है। अब रिलेशन मेरा दिया है ऐसे, क्या 1 कामा 2, 1 कामा 1 और 2 कामा 1। देखो अब अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर को उठाओ तो 1 कामा 2, इसका उल्टा क्या होगा, सर 2 कामा 1 होगा। 2 कामा 1 रिलेशन में है, बिल्कुल है। 1 कामा 1 को उठाओ तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 कामा 1 का उल्टा तो 1 कामा 1 ही होगा, यह भी रिलेशन में है, बिल्कुल। इसको उठाओ तो 2 कामा 1 का उल्टा 1 कामा 2, ये भी रिलेशन में है। यानी अगर यहां से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लोगे ए कामा बी जो बिलोंग करता है रिलेशन से, तो निश्चित रूप से बी कामा ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो मुझे यहां से समझ में आया कि ये जो रिलेशन आपको दिया था क्वेश्चन ने, यह रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। पक्की बात है। चलो, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था। मेरी तीसरी बात होती है ट्रांजिटिव, और इसके बाद हेडिंग कर लो आप ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ऐसे हेडिंग नहीं करना, बस हैशटैग करना है। तो ए पर परिभाषित संबंध ट्रांजिटिव कहलाता है। ए पर परिभाषित संबंध ट्रांजिटिव कहलाता है। भैया कब ट्रांजिटिव कहलाएगा, तो उसके लिए टर्म है मेरा कि इफ ए कामा बी बिलोंग करता रिलेशन से और बी कामा ए बी कामा सी बिलोंग करता रिलेशन से। गौर करना, इसका लास्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच होना चाहिए। तो टर्म क्या कह रहा था कि इफ ए कामा बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी कामा सी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ए कामा सी को भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। वेर
ए बी सी कहां से बिलोंग करते हैं? आपके सेट से। कौन से सेट से? जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव होने के लिए इफ ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है तो ए कामा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। इन दैट केस वी कैन से द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। पक्की बात? अब सुनो आप एग्जाम्पल इसका देखो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा ना कि मैं एक सेट ले रहा हूं। वो सेट मेरा क्या है? सर मेरा सेट है 1 2 और 3। ठीक है। अच्छा, इनका लेते हैं एक रिलेशन। वो रिलेशन मेरा है 1 2 2 3। ठीक है ना? 1 2 2 3 1 3। बस इतना ही छोड़ लो। ठीक। अब सुन, देखते हैं क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो भैया कोई ऐसे लोगों को आप उठाइए, कोई ऐसे लोगों को उठाइए जिनका लास्ट और फर्स्ट मैच करे। तो देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच कर रहा है ना, तो ये काम आ सकते हैं। यानी लिखना, अगर ये मैच कर रहा है तो लास्ट फर्स्ट गया, क्या बचा? 1 कामा 3। 1 कामा 3 रिलेशन में है? बिल्कुल है। और कोई लोग उठा लो। तो उठाने का चक्कर क्या है कि भैया लास्ट फर्स्ट से मैच करना चाहिए। तो क्या कोई और ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें दिख रहे हैं जिनका लास्ट एलिमेंट किसी और के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है? नहीं ना। और मुझे ये कंडीशन तभी चेक करनी है जब ऐसा हो। यानी ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मुझे दो पेयर ऐसे चूज करने होंगे जिनका फर्स्ट और लास्ट मैच करे और वो रिलेशन में हो। परंतु इन दोनों की सिवाय और कोई ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है। यानी अगर मैं यहां से कोई भी ऐसा पेयर चुनूं जिनका फर्स्ट और लास्ट मैच करे, ठीक है, तो ऐसा तो एक ही पेयर होगा। तो निश्चित रूप से ए कामा सी, यानी इसको उड़ा दो तो 1 कामा 3 भी रिलेशन में होगा। यानी मैं कहूंगा यह रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव। इतना करने के बाद मुझे एक बात दिमाग में आई। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसे? हम इक्वा बैलेंस रिलेशन। इक्वा बैलेंस रिलेशन, इक्वा बैलेंस रिलेशन, ठीक है, कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। अब ये तुल्यता संबंध क्या होगा? बड़ा प्यारा है कि अगर इफ एनी रिलेशन आर इज, पहली बात रिफ्लेक्सिव, दूसरी बात सेमेट्रिक और तीसरी बात ट्रांजिटिव। ठीक है ना? फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उस संबंध को क्या कहा जाएगा? तुल्यता संबंध। ठीक है? यानी किसी संबंध को तुल्यता संबंध केवल तब कहा जाएगा जब वह रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है? यानी अगर कोई संबंध सममित है, सतुल्य है, संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहा जाएगा। पक्की बात? इस पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। यानी अगर किसी संबंध को मुझे प्रूफ करना है क्या यह तुल्यता संबंध है तो उसे मुझे सममित दिखाना होगा, संक्रामक दिखाना होगा और सतुल्य दिखाना होगा। ठीक है? इसको मैं अभी बाद में इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। परंतु उसके पहले अभी आपके दो पार्ट बचे हैं, प्रतिसम्मित संबंध और तत्समक संबंध, एंटीसिमेट्रिक और आइडेंटिटी। उनको पढ़ लेता हूं पहले मैं। तो ट्रांजिटिव कब कहलाता है? ये केस आपने पढ़ लिया है। इसके बाद की बात है मेरा कि कोई भी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक कब कहलाता है। तो ए पर परिभाषित संबंध आर एंटीसिमेट्रिक कहलाता है। एंटीसिमेट्रिक कहलाता है। कब कहलाएगा एंटीसिमेट्रिक? जब इफ ए कामा बी बिलोंग करे आर से और बी कामा ए बिलोंग करे आर से। गौर करना, प्रतिसम्मित में सम्मित वाले कंडीशन को पहले ही सेटिस्फाई करवा लिया है तो निश्चित रूप से ए किसके बराबर होना चाहिए? बी के।
गौर करें, इसका मतलब ये है कि इफ ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा ए रिलेशन में है, ये बात कुछ कह रहा है। ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। यानी कोई भी अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लोगे तो वह पहले सिमेट्रिक जरूर होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि ए कामा बी रिलेशन में है और बी कामा ए रिलेशन में है तो यह केवल तभी पॉसिबल है जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर रहे। ठीक है ना? चलो, फिर इसके बाद की मेरी बात होती है। ठीक है, बड़ा आसान एग्जांपल है। अब भाई पहला दूसरे के बराबर होगा तो 2 2 होगा, 3 3 होगा, है ना? वही रिफ्लेक्सिव वाला फंडा पूरा देखेगा। और लास्ट बात आपकी है आइडेंटिटी रिलेशन। तो ए पर परिभाषित संबंध आर आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी कहलाता है। कब कहलाएगा आइडेंटिटी? तो इसके लिए कंडीशन है कि इफ ओनली ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी किसी भी रिलेशन को मैं आइडेंटिटी रिलेशन तब कहूंगा जब उस रिलेशन के द्वारा उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से ही संबंधित रहे। यानी अगर ए की वैल्यू में लिखूं, एक सेट है मेरा 1 2 3, किसी ने कहा इसका आप आइडेंटिटी रिलेशन लिखो, तो ध्यान दें आइडेंटिटी रिलेशन को अक्सर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्या होगा भैया? यह एक ऐसा रिलेशन है, पहली बात आइडेंटिटी कहा तो बाइनरी होगा, पक्की बात। और कह रहा है कि ओनली ए कामा ए, केवल ए कामा ए। सुतुल्य में भी ऐसा ही था, परंतु उसमें क्या कहते हैं ए कामा ए बिलोंग करे और एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कुछ और भी आ सकता है, पर तत्समक में केवल ए कामा ए ओनली वर्ड यूज किया है। यानी अगर इसमें 1 2 3 है तो ए से ए में डिफाइंड संबंध है, और अगर यह आइडेंटिटी संबंध है तो इसके द्वारा प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित होना चाहिए। यानी 1 केवल 1 से संबंधित हो, 2 केवल 2 से संबंधित हो, और 3 केवल 3 से संबंधित हो। ठीक है ना? यानी इसमें मेरे कौन कौन से आर्ट पेयर आएंगे? 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर बेस्ड आप एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करना, मैं इन सब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो करवाऊंगा कल।